बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुंबल है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र के एक गांव गोपस की रहने वाली हूँ। हमारा कस्बा हिंदू कुश की पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़या है। पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी गुजारना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पानी का हुसूल है, जिस तक तवील दुश्वार गुजार रस्तों से होकर पहुंचना पड़ता है। हम औरतों की जिंदगी ऊंची नीची पगडंडियों से चढ़कर उतरकर, घड़ों को सर पर उठाकर या खच्चरों पर लाद कर रोजाना पानी लाने की तगोदो में गुजरती है। यहाँ आने वाले सयाह ये समझते हैं कि शायद हम आदी हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भला जिंदगी की बुनियादी सहूलतें किसको बुरी लगती हैं? मेरा भी दिल चाहता है कि हमारे घर की टूटी से पानी आए, सीवरेज का बेहतरीन निजाम हो, हम घर से निकलें और फौरन सड़क तक पहुंच जाएं। उन ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर बीमार मरीज को लेकर हाईवे तक पहुंचना मरीज से पहले लवाकीन को दम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर जरूरियात जिंदगी महदूद होती हैं। हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दुकानों पर नहीं भागते, बल्कि उनको दबाकर दिल के किसी तारीक कोने में फेंक देते हैं। मुझे इन सब चीजों के बारे में आगाही टीवी के ड्रामे देखकर हुई, तो मैंने इन चीजों के बारे में बचपन से ही सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने से भला मुकद्दर कहाँ बदलते हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी की सूनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आ जाती। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था। नाना मेरी पैदाइश से पहले ही फोत हो चुके थे और अब्बू के हालात मेरे सामने थे। उनका होना ना होना जैसे अम्मी के लिए बराबर था, बिल्कुल मेरे लिए भी ऐसे ही था। वो जब सालों बाद यहाँ पर आते थे तो उन्हें देखकर ये एहसास ही नहीं जागता था कि मैं अपने वालिद से मिल रही हूँ। ना ही उनसे मिलकर मेरे दिल के अंदर कोई खुशी या कोई मोहब्बत उमड़ती थी। ना ही मैंने कभी अपने सर पर उनके हाथ की मजबूती को महसूस किया। और जब हमारे घर के अंदर आते तो मुझे लगता कि जैसे कोई अजनबी मर्द घर के अंदर दाखिल हुआ है। और मैं कभी अम्मी और कभी नानी के पीछे छुप जाती, तो वो भी मुझे कभी प्यार से अपनी तरफ नहीं बुलाते थे। ना ही उन्होंने कभी मेरे लिए कोई तोहफा लाया। मैं हैरान होती थी जब अपनी सहेलियों के वालिद को देखती तो कई बार अम्मी और नानी से पूछती कि मेरे बाबा वैसे क्यों नहीं हैं जैसे मेरी सहेलियों के हैं। ये शक्ल से ही इतने सख्त मिजाज लगते हैं कि इनके करीब जाते हुए भी डर लगता है। ऐसा क्यों है? तो मेरे सवाल का जवाब ना तो नानी के पास होता और ना ही अम्मी के पास। नानी मेरी ऐसी बातों को सुनकर एक बहुत ठंडी सी आह भरती और खामोश हो जाती, जबकि अम्मी की उदास आंखों में खालीपन पहले से भी ज्यादा हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं मुजरिम बन गई हूं। मैंने शायद अनजाने में अम्मी के दुखों को छेड़ डाला है। जब से थोड़ा सा मुझे शऊर मिला तो मैंने अम्मी से ऐसे सवाल करना छोड़ दिए जिससे वो दुखी हो जाती हूँ। बस अब अब्बू को देखते ही दूर से सलाम किया और फिर भागते हुए कमरे में चली जाती और चारपाई के नीचे छुप जाती। मेरी अम्मी भी अजीब सुहागन थी कि खामिंद के आने या जाने से उन्हें कोई फर्क न पड़ता। ना ही कभी उन्होंने सुहागन लगने की कोशिश की, ना ही अब्बू ने उन्हें कभी वो मान या मर्तबा दिया जो एक बीवी की जिंदगी को सरसब्ज कर रखता है। अब्बू थोड़ी देर के लिए आते और फिर जितनी छुट्टियां होती वो अपनी वालिदा के पास गुजारते। वो जितने दिन यहाँ रहते मेरी कोशिश होती कि मैं दादी के घर न जाऊं। नानी और दादी के घर चूंकि करीब करीब थे, इसलिए नानी ने कई बार दादी के घर जाकर लड़ाई भी की कि ये क्या तरीका है, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ नहीं रहना या उसको साथ नहीं रखना तो फिर ऐसे निकाह का क्या फायदा। या तो तुम उसे तलाक दे दो ताकि वो इस अजियत से निकल जाए। लेकिन अब्बू तलाक नहीं देते थे। दादी भी उन्हें कई बार समझा समझा कर थक गई, लेकिन वो तो जैसे किसी बात का असर लेने के लिए तैयार ही न थे। सुबह सवेरे दादी के घर से नाश्ते के बाद वादी की सैर को निकलते और रात को वापस आते और खाना खाकर वहीं सो जाते। दादा अब्बू भी जिंदा नहीं थे कि अब्बू को समझाते और चचा तो अब्बू से थे ही बहुत छोटे। वो तो डर के मारे उनके रोब में उनसे बात ही न कर पाते थे। ऐसे में दादी और नानी उन्हें जितना समझा सकती थी समझा चुकी। वो अजीब मनमोजी से इंसान थे, इसलिए उनकी फितरत ना बदली। इसी अस्ना में उड़ती उड़ती खबरें मिलने लगी थी कि
अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इसमें कितनी सदाकत थी इस बारे में कुछ सही से पता नहीं चल पाया। नानी ने अम्मी से कहा कि वो खुद भी अपने खाबिन से कुरेद कर पूछे तो कुछ पता तो चले, लेकिन अम्मी बला की लापरवाह बनकर कहती कि फर्क ही क्या पड़ता है अगर उसने वहां शादी कर भी रखी है। ऐसे में उनके लहजे में बोलती थकन सुनने वालों को अक्सर रुला देती। मैंने कभी अपने घर की औरतों को खुलकर हंसता या एक दूसरे से बात करता ना देखा था। ऐसा लगता था जैसे हर कोई खामोशी के मदार में बस घूमे जा रहा है। अम्मी की खामोशी अलबत्ता ज्यादा खौफनाक थी कि अब वो एक ही जगह बैठे ना जाने ख्यालों में क्या खोजती रहती थी। शायद अपने मेहंदी लगे हाथों, चूड़ियों से भरी कलाइयों और गोटे किनारियों वाले शोख रंग लिबास पहने अब्बू के साथ खुद को देखती थी। तभी उस लम्हे उनके चेहरे पर एक अजीब सी मलकूती मुस्कुराहट बिखर जाती, लेकिन जो ही वो अपने हवासों में आती तो उनके चेहरे पर दुखों के साए इतने गहरे फैले होते कि देखकर दिल रुकने लगता। उस वक्त उनके चेहरे की तरफ देखना आसान ना होता था। मैं ज्यों ज्यों बड़ी हो रही थी, अम्मी की इस कैफियत में इजाफा होता जा रहा था। बहुत कोशिश की कि वो इस हाल से बाहर निकल आए। नानी उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गई, लेकिन उन्हें कोई फर्क न पड़ा। तो नानी ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। लेकिन नानी को अब्बू पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। वो इतनी लापरवाही और बेहिसी का मुजाहिरा अगर ना करते, अपनी बीवी को अहमियत देते, साथ रखते, मोहब्बत देते, तो उनकी खिलखिलाती बेटी उदासियों में यूं न जकड़ी जाती। चाची अक्सर अम्मी को पागल कहती तो अम्मी जोर से कहका लगाती। ऐसे में अम्मी की खाली खाली आंखें मुझे बड़ा बेचैन कर डालती। मैं अक्सर चाची से उलझ पड़ती कि वो मेरी बेजरर माँ को इतने सख्त अल्फाज से क्यों पुकारती हैं, लेकिन वो मुझे घूर कर मुंह दूसरी तरफ कर लेती। सितम यह था कि वो ऐसा सिर्फ हमारे सामने ही नहीं करती, बल्कि उनका जहां बस चलता वो अम्मी को मजाक का निशाना बनाती, और हमारा अलमिया यह था कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं भी एक हद तक बोलती तो उसकी वजह चची का बेटा सलीम था, जो मेरा ही हम उम्र था। हम एक साथ ही खेल कर बड़े हुए थे। फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा भी हुआ कि अब्बू जो सालों बाद कभी अपनी शक्ल दिखाया करते थे, अब उन्होंने बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया, और फिर कभी कभार दादी को फोन पर हाल अहवाल पूछने के लिए कॉल कर लिया करते, लेकिन हमसे कोई राबता न रखते थे। हम कैसे जी रहे हैं उन्हें इसकी कोई परवाह न थी। नानी ने एक बार फोन नंबर लेकर उससे बात करने की कोशिश की कि कम अज कम अपनी बीवी के लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो खर्चा भेज दिया करो। तो उन्होंने दरमियान में ही कॉल काट दी। उस दिन नानी घर आकर बहुत रोई, लेकिन अम्मी ने उनसे कुछ ना पूछा, बस परेशान परेशान नजरों से दूर दूर से उन्हें देखती रही। हम इतने मालदार लोग नहीं थे कि नानी कोई वकील करके अम्मी को इस रिश्ते से आज़ाद करवा लेती। वैसे भी हमारे इस कस्बे में लड़की का तलाक याफ्ता होना बहुत ही बदतरीन तस्वुर किया जाता था, खा वो उस शादी के रिश्ते में मर मर कर जी रही हो। इसलिए नानी ने तलाक के हवाले से ज्यादा जोर आजमाई करनी मुनासिब न समझी कि कम अज कम अभी उनकी बेटी के सर पर एक बेनाम ही सही लेकिन शौहर का ताल्लुक तो मौजूद था, और अकेली औरतों के लिए तो ये समाज खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए उन्होंने इसे किस्मत का लिखा समझकर सब्र के घूंट पीकर खामोश रहने में ही आफियत समझी। मैं अपने घर की उलझनों में इतनी सयानी हो गई थी कि नानी की परेशानियों को समझने लगी थी। जैसे कि मैं इब्तिदा में बता चुकी हूं कि हमारे घर में कमाने वाला तो कोई मर्द नहीं था, और नानी हम दोनों माँ बेटी के बोझ ढोते ढोते वक्त से पहले ही बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर आलू प्याज के साथ साथ मौसमी सब्जियां भी उगाई जाती थी, तो कुछ गुजर बसर हो जाती। जमीन की देखभाल नानी के कंधों पर थी, और वापस आकर घर को संभालना, तनूर जलाना, हांडी रोटी करना भी नानी की जिम्मेदारियों में शामिल था। अम्मी की नफ्सियाती बीमारियां तो इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर उन्हें कोई काम दे दिया जाता तो वो सारा दिन उसी काम को करती रहती। लिहाजा उनसे काम लेना दरअसल मजीद काम को उलझाने के मुतरादिफ था। इसलिए नानी ने घर के और घर के बाहर के सारे निज़ाम खुद ही संभालना शुरू कर दिया।
कुछ अरसे से हमारे इलाके में मौसमी सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी सी बन गई थी। यहाँ पर बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से फसलों पर उसके बहुत बुरे असरात पड़े। छोटे काश्तकार जो अपनी ज़रूरत का अनाज इन ज़मीनों से हासिल कर रहे थे, फाके तक की नौबत आन पहुंची। फसल पककर तैयार होने से पहले ही बर्बाद हो जाती और कुछ भी हाथ ना आता। नानी इस बार बेहद नाउमीद हो गई थी कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हमारे कस्बे के हालात आपके शहर जैसे नहीं कि जहां पर लोग गर्मी आने पर गर्मियों के कपड़े और सर्दी आने पर स्वेटर और गर्म कपड़े सोचते हैं आज खाने का क्या मेन्यू होगा। अगर घर का एक फर्द चिकन खाता है तो बच्चों के लिए मनपसंद खाना तैयार करना है। लेकिन हमारी तरफ ये चोचले नहीं थे। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही सोच होती थी कि पता नहीं आज पकाने के लिए भी कुछ मिलेगा या नहीं, या आज भी कहीं भूखा न रहना पड़े। हमारे घर में कभी रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था, और अगर शोरबे वाला सालन किसी तरह बन भी जाता तो रोटी पूरी नहीं होती थी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि सिर्फ रूखी सूखी रोटी खाकर ही अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जाता। हमारा वक्त यूं ही गुजरता गया। लेकिन इस बार यहाँ के हालात पिछले सालों से इंतहाई मुख्तलिफ थे। अब तो रोटी के लाले भी पड़ गए। जमीन से अनाज इस बार इतना नहीं हुआ था कि 2 टाइम का खाना भी पेट भरकर मुयस्सर हो सके। आने वाले वक्त के खदशात ने नानी को बेहद खौफजदा करना शुरू कर दिया। वो इस कस्बे से बाहर निकलकर काम तलाश करने का सोचने लगी ताकि 2 वक्त की रोटी तो कमाई जा सके। वो उस दिन यही सोचकर कस्बे से बाहर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने अपनी एक गठड़ी बांधी और उसमें 2 रोटियां और घर के बने सिरके में डूबी प्याज के कुछ टुकड़े रोटी में लपेटकर अपनी गठड़ी में रखे और बाहर जाने ही लगी थी कि न जाने किस सोच के तहत वो रुक गई और पीछे मुड़कर मुझे कहने लगी, सुंबल, घर का और माँ का ख्याल रखना। अल्लाह ने चाहा तो मैं शाम तक आ जाऊंगी और तुम लोगों के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लेती आऊंगी। बस तुम लोग परेशान मत होना, अभी मैं जिंदा हूं, इसलिए किसी भी बात पर फिक्रमंद मत होना। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल गई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चुपचाप खामोश बैठी अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। इस छोटे से घर का काम था ही कितना। 2 कमरों का ये छोटा सा घर जब से मैंने संभालना शुरू किया था तो नानी अम्मी को भी आराम मुयस्सर आने लगा। वो अब मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा और इन्हिसार करने लगी थी। मैं अक्सर नानी के आने से पहले ही आटा गूंद देती और अगर सालन पकाने के लिए कोई सब्जी मुयस्सर होती तो वो भी काट के रख देती और फिर छोटी छोटी लकड़ियां जलाकर उस पर हांडी भी पका देती। यूं नानी का काम आसान हो जाता और मेरे काम से वो खुश भी हो जाती और मुझे बहुत दुआएं देती। नानी के जाने के बाद मैंने फटाफट घर के काम को समेटा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने तवे पर पतली पतली मानियां बनाई जो यहाँ की मशहूर खुराक है। मानी आटे का पतला सा पेस्ट बनाकर उसमें हल्का सा नमक और अंडे डालकर अच्छी तरह से घोल लिया जाता है और फिर इस पेस्ट को तवे पर फैलाकर डाला जाता है। हल्का हल्का देसी घी लगाकर सेंक लिया जाता है तो ये बहुत ही लजीज बनती थी। मैंने फटाफट मानियां बनाई और साथ में चाय के लिए कहवा बनाया और नाश्ता तैयार होने के बाद मैंने अम्मी को दिया। खुद मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने वो सारी मानियां लपेटकर चंगेर में रख दी और फिर दोबारा बरामदे की कच्ची मिट्टी के फर्श पर आकर बैठ गई और मेरी नजरें दरवाजे पर नानी के इंतजार में जा लगी। ना जाने हमारी खातिर वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी। ये सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जो ही अपने आंसू साफ किए तो देखा सामने से नानी दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रही हूं, लेकिन अचानक नानी ने जब मुझे पुकारा तो मैं उठकर खड़ी हो गई। मुझे पानी पिला, वे कहकर वो चारपाई पर ढेर हो गई। उनकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। मैं दौड़कर घड़े के पास गई और फटाफट पानी का प्याला भरा और दौड़ते हुए नानी के पास आई। मुझे उनकी बहुत फिक्र होने लगी। पानी का प्याला खाली करने के बाद वो फिर से लेट गई, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नानी, सब खैरियत है? क्या हुआ? मैंने पूछा तो वो मुझे गहरी गहरी नजरों से देखकर उठकर बैठ गई और फिर मेरे सर को अपने सीने से लगाया। सब खैर है मेरी बेटी, तेरी माँ ठीक है? तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो शाम को आना था, आप जल्दी कैसे आ गई? क्या आपको काम मिल गया?
मैंने एक ही सांस में उनसे कई सवाल कर डाले तो वो मुस्कुरा दी। हाँ मेरी बच्ची, जब अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो फिर वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और ना ही उन पर इतनी आजमाइश डालता है कि वो उठा ना सके। मेरे काम का बंदोबस्त हो चुका है, अब इंशाअल्लाह इस घर में फाके नहीं होंगे। फिर वो ये बात करके रोने लगी तो मुझे भी रोना आ गया। जब हम दोनों ही जज्बाती कश्मकश से निकली तो मैंने किचन का रुख किया और मानिया दोबारा से गर्म करके चंगेर में रखी और फिर कहवा गर्म करने लगी तो नानी अम्मी भी किचन में आ गई। क्या कर रही हो सुंबल? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी। वो किचन में खजूर के पत्तों की बनी चटाई पर ही बैठ गई। यह चटाई यहाँ पर मुस्तकिल पड़ी रहती थी, हम इसी पर बैठकर खाना खाते थे। चूंकि हमारा इलाका सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता था, यहाँ पर गर्मियों की मुद्दत कम लेकिन सर्दियाँ तवील होती हैं। लिहाजा हम खाना खाने के साथ साथ किचन में ही इन चटाइयों के ऊपर बिस्तर डालकर सर्दियों में सो जाते, क्योंकि लकड़ियां जलने की वजह से किचन गर्म रहता था और खुद को इस सर्द जाड़े में महफूज रखने के लिए हमारे पास और कोई मतबादिल ना होता। ना ही लकड़ी इतनी वाफिर होती कि हम उसे कमरे में जला सकते। इसलिए जो लकड़ी बस किचन में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती, उससे किचन भी गर्म हो जाता और जाड़े की सर्द रातें भी आराम से गुजर जाती। मैं एक बात बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी कि नानी अम्मी कोई बात मुझसे छुपा रही हैं। वो जब से आई थी बहुत ही गहरी सोच में पड़ी हुई थी, लेकिन उनसे कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी वो कभी भी अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताएंगी, बल्कि जहां तक हो सकेगा वो मुझसे छुपाकर मुझे खुश करने की कोशिश करती रहेंगी। अचानक वो उठी और बाहर आ गईं। फिर जब वो किचन में दोबारा दाखिल हुई तो उनके हाथ में गठड़ी थी, जिसे उन्होंने मेरे सामने ही खोला तो उसमें कई तरह की दालें और गुड़ रखा हुआ था। उन्होंने मुझे दालें दी और कहा कि मैं इन्हें संभाल लूं। दालों को देखकर मैं बड़ी हैरान हुई। हमारे घर में काफी अरसे तक दाल नहीं पकी थी। मैं उन्हें देखकर खुश हुई और फिर मैंने नानी से सवाल किया कि ये दालें और गुड़ आपको किसने दिया? तो नानी ने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में बहुत बड़ी उलझन मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, जिन्होंने मुझे काम दिया है, ये सब उन्होंने ही दिया है। ये बात करके वो फिर से सोच में डूब गई। तो मैंने वो सारी चीजें संभाल कर किचन में रख दी। शाम को हमने माश की दाल थोड़ी सी निकाल कर पकाई। दाल के साथ रोटी खाते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बहुत अरसे के बाद कोई बहुत ही लजीज और महंगा खाना खा रही हूँ। खाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और फिर नानी के पास ही बिस्तर पर आकर लेट गई। अम्मी भी दुनिया और माफिया से बेगाना होकर सो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि नानी जाग रही हैं। जाने नानी क्यों इतनी परेशान है। मैंने आज से पहले उन्हें इतना परेशान नहीं देखा। मैं दिल ही दिल में कहने लगी, खुदाया तू मेरी नानी की खैर करना, एक यही तो मेरा वाहिद सहारा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा और अम्मी का क्या बनेगा? ये ख्याल आते ही मैं अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करने लगी। उनकी सलामती मांगते मांगते सो गई। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर जोरदार दस्तक से खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन मुझसे बहुत पहले नानी दरवाजे की तरफ जा चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खोलकर किसी से बात की और फिर वो तेजी से अंदर आई। उन्होंने बक्से से अपनी चादर निकाली और मुझे भी फौरन तैयार होने को कहा और फिर मुझे लेकर वो चल पड़ी। अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम कस्बे से बाहर जाने वाली शाहराह पर नहीं जा रहे, बल्कि पेचीदा रास्तों से गुजरते हुए परियों के किले की तरफ जा रहे हैं, जो इस कस्बे की सबसे मशहूर और खतरनाक जगह थी, जहां पर कस्बे के लोग नहीं जाते थे, क्योंकि ये जगह इंतहाई पुरस्रार थी। यहाँ पर अक्सर अजीबो गरीब आवाजें भी आती थीं, जिनकी बोली की तो समझ ना आती और ना ही बात करने वाले लोग कहीं पर दिखाई देते। तो ऐसे में और भी खौफ आता कि आखिर यहाँ कैसी मखलूक है कि जिसके बोलने की आवाजें तो बाकायदा सुनाई देती हैं, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रही। तो डर के मारे लोग यहाँ से भाग जाते। अक्सर यहाँ से शहनाई और ढोल पीटने की आवाजें भी सुनाई देती, तो ऐसा लगता जैसे कोई बारात गुजर रही हो। परियों के इस किले की मुकामी जबान में चेरी तोई कहा जाता है। बुजुर्ग लोग यहाँ पर जवान लड़कियों और सुर्ख तेज भड़कीले लिबास पहनकर इस जगह आने से मना करते हैं कि कहीं उन पर किसी जिन्नात या परी का साया न पड़ जाए। मैं हैरान थी कि नानी आज इस जगह पर क्यों जा रही हैं।
जहां की भयानक किस्से जबान ज़द आम है। अचानक ही मैं रुक गई, क्योंकि नानी भी चढ़ाई चढ़ने के बाद दम लेने के लिए रुक गई थी। मैं जब उनके पीछे से निकलकर उनके साथ आकर खड़ी हुई तो ये देखकर मुझे शदीद हैरानगी हुई कि वहां पर दर्जनों के हिसाब से खैमे लगे हुए थे। ये पहले तो हमने कभी ना देखे। यहाँ पर तो आबादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इतनी बड़ी खैमा बस्ती कैसे वजूद में आ गई कि जिसका जिक्र कस्बे में किसी ने भी ना किया। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खैमा बस्ती मौजूद हो और कस्बे में कोई इसे जानता ना हो। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अचानक ही न जाने कहां से एक खातून हमारे पास आई कि उसे देखकर मेरा तरा निकल गया। उसने नानी को साथ चलने को कहा। फिर वो आगे आगे चलने लगी और नानी मेरा हाथ पकड़कर उनके पीछे पीछे जाने लगी। लेकिन एक चीज पर मैं बहुत परेशान हो गई। जब मैंने नानी के चेहरे पर इंतहाई फिक्रमंदी और खौफ देखा तो थोड़ा थोड़ा सा खौफ अब मुझे भी महसूस होने लगा था, क्योंकि उस जगह अजीब से महसूसात थे। मेरे जिस्म के रोंगटे बार बार खड़े होते। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं बार बार मुड़कर देखती तो मुझे नानी टोक देती, लेकिन मैं बाकायदा किसी के चलने की आवाज़ अपने पीछे सुन रही थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन पीछे कोई भी ना होता। अब की बार जब मैंने देखा तो नानी ने मुझे गुस्से से टोका और मेरे कानों में आहिस्ता से कहा कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनो, समझी? तो मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। फिर अचानक हम एक बहुत बड़े से खैमे के पास जाकर रुक गए। ये बहुत बड़ा और आलीशान खैमा था। उस खैमे के इर्द गिर्द बहुत सारे मर्दो जन खड़े थे, लेकिन जाने क्यों उनके करीब आकर मेरा दिल जोर जोर का धड़कने लगा। मैंने नानी की तरफ देखा तो उनका चेहरा भी इतनी शदीद सर्दी में पसीने पसीने हो रहा था। उन तमाम मर्दो जन के लिबास और हुलिये बड़े अजीब व गरीब थे, जो हमारे कस्बे तो क्या इस पूरे इलाके में किसी भी मर्दो जन के ऐसे न थे। उन सब लोगों ने स्याह चोगे पहने हुए थे, जिनकी टोपी उनके आधे चेहरे को ढांपे हुए थी, और वो सब कतार में उस बड़े खैमे के सामने खड़े थे। मैं और नानी जूं ही यहाँ पहुंचे तो अचानक उस हुजूम ने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। एक अजीब सी बेचैनी उनमें फैल चुकी थी, जो मुझे भी महसूस हो रही थी कि जैसे वो हमारी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रहे। अचानक हमें अपने साथ लाने वाली खातून ने खैमे के आगे एक बड़े से पर्दे को हटाकर हमें अंदर आने का इशारा किया, तो मैं नानी के साथ अंदर चली गई। अंदर का माहौल गर्म और आसूदा था। लकड़ी के एक बड़े से तख्ते पर एक बहुत लंबी कद वाली खातून दूर से बेसुध लेटी हुई नजर आ रही थी। आप जल्द अज जल्द इन्हें गुस्ल दे दें ताकि हम इन्हें वक्त पर कोहकाफ ले जा सके। उसने उस लेटी हुई खातून की तरफ जब इशारा किया तो मुझे पता चला कि ये खातून दरअसल मर चुकी है, मगर कोहकाफ के नाम पर मैं डर कर उस खातून की तरफ देखने लगी। ये नाम तो मैंने अक्सर जिनों परियों की कहानियों में सुन रखा था, और मैं ये बात जानती थी कि कोहकाफ में तो जिन्नात रहते हैं। तो क्या ये खैमा बस्ती और ये लोग सब जिन्नात हैं? ये सोच आते ही मैंने नानी के बाजू को जोर से पकड़ लिया। मुझे अब हकीकतन बहुत ज्यादा खौफ आने लग गया था। नानी ने उस खातून की बात पर सर हिलाया और फिर अपनी चादर को समेटकर अपने कंधों पर डाला और अपनी आस्तीन चढ़ाकर वो उस मैयत के पास आई। मुझे नानी ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद उस खातून की मदद से उस मुर्दा औरत को नहलाने लगी। ये औरत काफी लंबे कद काठ की मालिक थी। मैंने इतनी लंबी औरत कभी नहीं देखी। उसके हाथों की उंगलियां भी काफी लंबी थी, लेकिन जूं ही उसके पैरों से कपड़ा हटाया गया तो मैं उसके पांव देखकर दंग रह गई। इतने लंबे पांव और पांव की बनावट भी कोई इंसानों जैसी न थी। ये देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन चूंकि नानी मेरे साथ ही थी इसलिए मेरी चीखें न निकली, वरना दिल तो ये कर रहा था कि जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दूं। लेकिन मैंने खुद को काफी हद तक काबू में रखा। मेरे सामने ही नानी ने मैयत को गुस्ल दिया और फिर उसे कफन पहनाया। जो ही कफन पहनाया गया तो खैमे में तमाम स्याहपोश लंबे लंबे चोगे पहने अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनके आध चेहरे चोगे से मुंसलिक टोपी के साथ अभी भी छुपे हुए थे। उन्हें देखकर नानी और मैं खैमे के एक तरफ खड़े हो गए। उनके बैन से पूरा खैमा गूंज उठा। उनका रोना ऐसा था जो सीधा दिल पर आकर खौफ पैदा करता। मेरा दिल उस माहौल में बहुत घबराने लगा। हल्का हल्का मलगजा अंधेरा था।
और ऐसे में ये स्याह चोगा पोश लोगों की आवाज़ें जो यकीनन इंसानों की आवाज़ों की तरह नहीं थी, माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना रही थी, जो मेरा खून खुश्क करने लगी। फिर हमारे देखते ही देखते उन्होंने खातून की मैयत उठाई और अचानक ही हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। ये देखते ही मेरे औसान खता हो गए। हम जो ही बाहर निकलने लगे तो उसी खातून ने जो हमें यहाँ लेकर आई थी, नानी के हाथों पर एक बड़ी सी गठड़ी रखी। फिर नानी वहां से चुपचाप जाने लगी। जब हम यहाँ से काफी दूर निकल आए तो मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर नानी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा, नानी ये आप मुझे कहाँ लेकर गई थी? ये इंसानी बस्ती नहीं लगती, बल्कि ये तो कोई जिनजादों की बस्ती है। और आपने मुझसे झूठ बोला कि आपको काम मिल गया है। तो नानी वहीं पर बैठ गई। फिर उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और मुझे कहा, सुंबल, मैं जब कस्बे से बाहर जाने के लिए यहाँ से गुजरी तो मुझे यही खातून मिली और उन्होंने मुझे ये पेशकश की कि हमारी सरदारनी बहुत बीमार हैं और बस एक रात की मेहमान है, लिहाजा अगर उनकी खुदा न ख्वास्ता मौत हो जाती है तो क्या मैं उन्हें गुस्ल दे सकती हूँ। उसके बदले वो मेरी मदद, इमदाद करेंगी, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा हो सकता है। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान भी हुई कि ये मेरे हालात के बारे में कैसे जानती हैं। तो वो मुस्कुराई और कहा कि हमसे क्या छुपा हुआ है। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम जिनजात हैं और आपके परदादा की वजह से मुसलमान हुए थे और उस वक्त से यहीं पर रहते हैं, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं हुए। चुनाचे हमारा सारा कबीला मुसलमान हो चुका है और हमें अपनी मैयतों को नहलाने का इस्लामी तरीका नहीं आता, इसलिए वो मेरी खिदमत लेना चाहते हैं। यहाँ तक बात करते करते नानी ने एक झुरझुरी सी ली और फिर अपना सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, मैं खौफजदा तो हुई, लेकिन मेरे खौफ से आगे गुर्बत और भूख का एक भयानक मुंह खुला हुआ था, जिसके आगे मेरा डर कोई मायने नहीं रखता था। ना जाने क्यों मुझे बिल्कुल उनसे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे काम मिल रहा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि अगर उनकी कोई मौत हो जाती है तो मैं कैसे आऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो मुझे खुद लेने के लिए आएंगी। और आज जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई तो यहाँ पर खैमा बस्ती देखकर बहुत हैरान हुई। नानी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिन्नों भूतों की कहानी सुन रही हूँ। लेकिन बस फर्क कितना था कि मैं होशो हवास में उस मखलूक के बेहद करीब गई और उनमें से फकत एक खातून की बाकी सबके आधे चेहरे देख भी चुकी थी, जो देखने में इंसानों की तरह ही लगते थे। ये और बात है कि उनके कुर्बत में एक अजीब व गरीब एहसास से गुजरी थी कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। हालांकि मेरे इल्म में नहीं था कि ये जिन्नात हैं। उनके माहौल में जाने के बाद एक अजीब सी बेचैनी थी, सुकून नहीं था। खुद ब खुद ही दिल में खौफ उजागर हो रहा था, लेकिन फिर यह खौफ खुद ब खुद ही खत्म सा होने लगा। मैं अक्सर अब नानी के साथ वहां जाने लगी और फिर ऐसा भी हुआ कि जब नानी अपनी कमजोरी और बीमारी की वजह से ना जा सकी तो मैं चली जाती और जिनजादियों की मैयत को गुस्ल दे देती। हमारे घर के हालात बस इतने से बदले कि हमें अब पेट भरकर खाना मिल जाता था। खाने पीने में अब तंगी ना रही। जिंदगी की कश्ती अब किसी हद तक फाके के तूफान से निकलकर रवा दवा हो गई। मैं जो दिन रात सिर्फ खाने का सोचती रहती थी, अब हालात बेहतर होने के बाद जिंदगी की रानाइयों की तरफ भी ध्यान जाने लगा। मैं आने वाली जिंदगी के रंगीन ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता बुनने लगी और अपने उन ख्वाबों में मेरा हम सफर सलीम के अलावा मैं किसी को भी ना बना पाती। उसका ख्याल जब भी आया मैं खुद ही अपने आप में सिमटने लगती। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। नानी को अब मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। अम्मी को तो मेरी कोई खास परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी अज़वाजी जिंदगी में कभी सुख का एक सांस नहीं लिया। मेरी शादी के जिक्र पर अम्मी रोने लगती और फिर इस कदर बीमार हुई कि चुपके से मुझे अकेला छोड़कर अपने सारे गम समेटकर इस दुनिया से ही चली गई। अम्मी की अचानक मौत ने मुझे और नानी को सदमे से दो चार कर दिया। अब्बू अम्मी की डेथ पर आए तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। दिल चाहता था कि उनकी मौजूदगी में खूब ऊंचे ऊंचे कह के लगाऊं और साथ में उन्हें यह भी जता दूं कि आप इनकी जिंदगी में तो कभी आए ही नहीं, तो अब मौत पर आने की भी क्या जरूरत थी। हम दफना देते, ये दुखी चेहरे का दिखावा भी ना ही करते तो अच्छा था। लेकिन ये सारे गिले शिकवे में अपने दिल ही में दबा कर बैठ गई और दुख भरी नजरों से मैं उन्हें देखती रही। मैं एक दिन बड़ी हैरान हुई।
जब मुझे पता चला कि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र है, मेरे अंदर का गुस्सा उस वक्त किसी झाग की तरह बैठ गया। जब उन्होंने नानी से सलीम के हवाले से मेरे रिश्ते की बात की, मैं सलीम को बचपन से ही बहुत चाहती थी और उसी से शादी की भी देखती थी। लेकिन मुझे ये पता था कि नानी मरकर भी कभी भी चाची से मेरे रिश्ते की बात नहीं करेंगी। लेकिन अब्बू ने जब इस सिलसिले में नानी से बात की तो नानी अम्मी ने किसी किस्म का कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि अम्मी की वफ़ात के बाद वो खुद भी बेहद बीमार रहने लगी थी और चाहती थी कि किसी न किसी तरह मेरी शादी हो जाए। उन्हें भी सलीम बहुत अच्छा लगता था और सलीम के वालिद यानी कि मेरे चचा भी बहुत अच्छे इंसान थे। बस एक चची नकचिड़ी और बदमिजाज थी। उसके अलावा उन्हें इस रिश्ते में और कोई खामी नजर ना आई। लिहाजा उन्होंने अब्बू से कहा कि वो ज़रूर अपने भाई से बात करें। घर का रिश्ता अगर घर ही में हो जाए तो सुकून से आंखें बंद कर सकेंगी। लेकिन जब अब्बू ने चचा से मेरे रिश्ते के हवाले से बात की तो चची ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया और रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। ये खबर हमारे घर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा यह हुआ कि अगले दिन चची हमारे घर आई और नानी को बहुत बुरा भला कह डाला। खासकर मेरी अम्मी के हवाले से उन्होंने बहुत गलत बातें की कि आपकी पागल बेटी तो अपना घर बसा नहीं सकी, अब एक और पागल हमारे गले बांधने लगी हैं। मैं चची की ये बात सुनकर तिल में ला गई। मैं अपनी हद तक तो हर बात बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कोई मेरी मरी हुई मासूम माँ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी माँ कोई हमेशा से पागल तो नहीं थी। अपने ससुराल वालों के रवैये, अब्बू की बेबसी और चची के तंज के तीरों ने मेरी माँ के वजूद को छलनी करके रख दिया था और अब ये उठकर उन्हीं को बुरा भला कह रही थी। मुझसे जब बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने कमरे में जाकर चची को खूब बातें सुनाई तो वो एकदम हाथ नचाते हुए बोली कि देखा, इतनी जबान दराज लड़की को आप कहती हैं कि मैं इसे बहू बनाऊं। उन्होंने नानी की तरफ देखकर कहा तो नानी मुझे सख्त नजरों से घूरने लगी। लेकिन इस बार मैंने किसी की बात की परवाह न की और चची से उलझ पड़ी तो वो पांव पटकते हुए गुस्से से हमारे घर से चली गई। तो नानी अपना सर पकड़कर बैठ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की सुंबल? रहती तो क्या जाता तुम्हारा? सारी जिंदगी खामोश ही रही हूं नानी, अब सब्र की इंतहा हो गई है। इन्हीं लोगों ने मेरी माँ को तबाही के दहाने पर पहुंचाया और आज ये उन्हीं को मौरूद इल्जाम ठहरा रही हैं। मैं आप जैसा बड़ा दिल नहीं रखती। मैं उनके कदमों में बैठकर रोने लगी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और ठंडी आहें भरने लगी। चची चली तो गई थी, लेकिन मेरे दिल में नफरत और इंतकाम की आग लगा गई। दूसरी तरफ सलीम की यादें मुझे अलग पागल करने लगती। मैं खुद को मसरूफ करने की बहुत कोशिश करती, घर के काम काज में अपना ध्यान बटाने की कोशिश करती रहती, लेकिन जब भी ख्याल सलीम और उसकी अम्मी की तरफ जाता तो मेरे हाथ कपकपाने लगते और ऐसा लगता कि जैसे पूरे जिस्म से जान निकल गई हो। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि मुझे तस्वीरों वाली एल्बम मिली तो मैं उसे खोल कर बैठ गई। उसमें मेरी अम्मी की बचपन की तस्वीरें थीं। एक एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए न जाने कितने आंसू मैंने बहा दिए। बचपन से शादी होने तक मेरी माँ के चेहरे पर एक बहुत ही तरोताज़ा मुस्कुराहट थी, लेकिन शादी के बाद की तस्वीरों में मेरी माँ एक खुशबाश लड़की की बजाय एक कमज़ोर लागर सी औरत लगने लगी। एक अजीब सी हसरत मैंने अपनी माँ के चेहरे पर देखी। उन्हीं तस्वीरों में मुझे चची की तस्वीर भी नजर आई तो मैंने अपनी माँ के साथ उनकी तस्वीर को काट कर अलग कर दिया। फिर मैं उनकी तस्वीर को पुर्जे पुर्जे करने ही वाली थी कि मैं रुक गई और उनकी तस्वीर को संभाल कर रख दिया। एक दिन जब मुझे जिन्नात की खैमा बस्ती से बुलावा आया तो मैं जाने के लिए घर से निकली कि अचानक मुझे चची की तस्वीर का ख्याल आया तो मैं वो तस्वीर भी लेकर साथ चली गई। जिनजादी की मैयत को गुस्ल के बाद जब कफन पहनाया तो जालिम चची की तस्वीर मैंने उस कफन में रख दी और रोते हुए दुआ की कि खुदाया, मैं आइंदा कभी भी अपनी इस जालिम चची की बदजुबानी अपनी माँ के हवाले से ना सुनूं कि अब मेरा दिल ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जब खैमा बस्ती से निकली तो आसमान पर बहुत गहरे बादल थे। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। हवाओं में अजीब सा शोर था। तूफान काफी तेज हो रहा था। मैंने तेज तेज कदम उठाने शुरू किए। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। ऐसे महसूसात मेरे पहले कभी नहीं हुए जैसे अभी हो रहे थे। मैं इतनी डरपोक तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है एक इंसान थी और जिस जगह से मैं आई थी वहां पर कोई बहादुर से बहादुर आदमी भी आने की जरूरत नहीं कर सकता था।
जन्नात की खैमा बस्ती में आते हुए मैं कभी भी न डरी, लेकिन ना जाने क्यों आज अजीब खौफ आ रहा था। मैं किसी न किसी तरह घर पहुंची तो मगरिब हो रही थी। मैंने फौरन वजू किया और नमाज पढ़ी और फिर किचन में घुस गई ताकि जल्द अज जल्द रात का खाना बना सकूं। नानी की तबीयत अब इतनी अच्छी नहीं थी कि वो घर के काम काज कर सकें, और ना ही मैं उन्हें कोई काम करने देती थी। हांडी रोटी करने के बाद मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नानी फौरन दहल कर उठ बैठी। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक डाला और फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। तो जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बू खड़े थे। उन्होंने नानी को फौरन अपने घर चलने को कहा तो वो तेज़ तेज़ कदमों से आईं और चादर लेने लगीं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो गमज़दा लहजे में बोली कि तुम्हारी चची को फालिज हो गया है और उसकी ज़बान बंद हो गई है। तुम भी चलो, यहाँ अकेली कैसे रहोगी। तो मैं दिल थाम के वहीं खड़ी हो गई कि मेरी दुआ एकदम से ऐसे कबूल हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे अजीब पशेमानी ने जकड़ लिया। खैर, मैंने चादर ओढ़ी और नानी के साथ चल पड़ी। जब हम चचा के घर पहुंचे तो वहां पर अजीब वीरानी छाई हुई थी। दादी अलग बीमार थीं, जबकि चचा इस अचानक अफतार पर बेहद परेशान थे। सलीम, जो तालीम मुकम्मल करके यहाँ कल ही पहुंचा था, वो भी गम से निढाल था। चची की अपनी कोई बेटी न थी, बस एक इकलौता बेटा सलीम ही था। दादी की ऐसी हालत न थी कि वो उठकर घर के निज़ाम को चला सकती। ऐसे में चचा और सलीम किसी तरह घर को संभाले हुए थे कि एक दिन चचा ने अब्बू से कहा कि इस घर को औरत की शदीद ज़रूरत है, क्यों ना सलीम की शादी सुंबल से कर दी जाए। अब्बू को तो कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने नानी से इस हवाले से बात की तो नानी ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने हाँ कर दी और यूं मैं दुल्हन बनकर सलीम के घर आ गई। मुझे तो अपनी किस्मत पर रह रहकर रश्क आ रहा था कि जिसे मैंने टूट कर चाहा था वो शख्स अब मेरी जिंदगी का हासिल था। मैं दुल्हन बनकर जिस शख्स का इंतजार कर रही थी वो कमरे में तो आ गया, लेकिन उसका आना ना आना एक बराबर था। उसने मेरा घूंघट भी नहीं उठाया और बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मुझे पहली रात ही ये बाबर करा दिया गया कि यह शादी जबरदस्ती का सौदा है। वो किसी और को पसंद करता है और जो उसकी क्लास फेलो है। यह खबर मुझ पर किसी बिजली की तरह टूट कर गिरी थी, लेकिन इस बात के अलावा उस शख्स में और कोई बुराई न थी। कल भी करता, अजवाजी हुकूक भी पूरे करता, खर्चा पानी भी देता, लेकिन इस सब के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर मेरा नहीं था और ये चीज़ मुझे खून के आंसू रुलाती। जब मुझे इस बात का पता चला कि उस लड़की की अब शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे शौहर ने उस लड़की से अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मेरा शौहर उससे बात करता था फ़ोन पर। उस लड़की के मैसेजेस भी खुद देखती थी और कुटती थी। जब उस लड़की की पहली शादी ख़त्म होने के बाद उसके घर वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी भी कर दी थी, लेकिन उसने वहाँ से भी तलाक ले ली। दूसरी शादी से उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन अब वो अपने घर वालों से अलग थलग एक मकान में रहने लगी जिसका किराया सलीम देते। जब से उस लड़की रानी ने अलग घर में रहना शुरू किया, उसी दिन से मेरे शौहर सलीम कई कई रातें घर न आते। मैंने इस बात का शिकवा दादी और चचा से किया, लेकिन वो मुझे ही सब्र की तलकीन करते। नानी मेरी शादी के दूसरे हफ्ते ही इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन अगर वो जिंदा भी होती तो भी मैं उन्हें अपने दुखों की भनक तक न लगने देती। मैं सारा सारा दिन चची की खिदमत करती। चची अब काफ़ी हद तक ठीक हो रही थी, लेकिन मैंने ये बात महसूस करना शुरू कर दी कि मेरे बुरे दिन अब नज़दीक आने लगे हैं, क्योंकि चची जितनी तेज़ी के साथ ठीक हो रही थी उतनी ही तेज़ी से वो अपनी नफ़रतों का इजहार भी करने लगी थी। मैं अब माँ बनने के मराहिल से भी गुजर रही थी। ऐसे में मुझे सलीम के साथ की पहले से ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन सलीम तो कहीं भी मौजूद ना थे। ना तो वो मुझे पहले की तरह खर्चा देते और ना ही मेरा किसी बात का ख्याल रखते। वो कई रातें बाहर गुजारने के बाद घर आते भी तो मुझसे बिल्कुल बेगाना रहते। शायद मैं भी अम्मी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। कभी कभी तो अपनी किस्मत पर खूब रोती। अल्लाह ताला ने शादी के 2 साल बाद मुझे साहिबे औलाद किया तो मुझे कोई खुशी भी महसूस नहीं हो रही थी। इसी कस्बे में रहते हुए सलीम बच्ची की पैदाइश के 4 माह बाद घर आए, लेकिन ना तो उन्होंने बच्ची की तरफ देखना गवारा किया, ना ही मुझसे कोई ज़्यादा बातचीत की। मैं अम्मी की तरह घुटकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी।
چچی نے جب اپنے بیٹے سلیم کا رویہ میرے ساتھ دیکھا تو انہوں نے میری خدمتوں کا صلہ مجھے دینا شروع کر دیا کہ صبح و شام مجھے وہ یہ بات پر بات پہ عزت کرتی، گالیاں دیتی اور بیٹی کی پیدائش پر مجھے تانے بھی دینا شروع کر دیتی کہ ہمارے خاندان میں تو صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تم نے بھی اپنی پاگل ماں کی طرح ہم پر بیٹی کا بوجھ ڈالا ہے، تم ماں بیٹی صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہو، بیٹے پیدا کرنا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں، میں تو سلیم کی دوسری شادی کرواؤں گی، تم سے تو صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ یہ باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے زہریلے ماحول میں میری بیٹی کی پرورش ہو۔ میں اپنی زندگی ختم کر لینا چاہتی تھی، لہٰذا ایک دن میں اپنی معصوم بیٹی کو اٹھا کر گھر سے نکل آئی اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی خاتمہ کر لوں گی تاکہ وہ میری طرح سسک سسک کر زندگی نہ گزار سکے۔ میں چری توئی کے مقام پر پہنچ گئی جس کی دوسری طرف دریائے گلگت بہتا ہے۔ میں نے جو ہی اس دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے آگے بڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں پر بہت سارا بوجھ آ گیا ہو۔ مجھے اپنے ارد گرد بھینی سی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی سرگوشی کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے خیمہ بستی کے سردار جنزادی کھڑی تھی اور میری طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہو سنبل؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، اتنا طاقتور کہ ہم جیسی مخلوق جو تم سے دگنا طاقت رکھتی ہیں اللہ سے یہ اعزاز نہ پا سکی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو جب تم اپنے ہاتھوں سے ختم کر لو گی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ سردار جنزادی کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اللہ کے خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تو میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تو وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، تمہاری شادی ہوئی اور 2 سال تک تم نے صبر کیا، حالانکہ یہاں شادی ہوتے ہی اگر اولاد نہ ہو تو ایسی عورت کو بانجھ قرار دے کر بیٹوں کی دوسری شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا اور بالآخر تم 2 سال بعد ہی صحیح لیکن ماں بن گئی ہو اور تمہاری گود میں ایک بہت پیاری سی بیٹی بھی آ گئی۔ تو اس بات نے تمہیں امید نہیں دلائی کہ ایک دن تمہارا خاوند بھی تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے گا؟ اللہ سے اتنا مایوس ایک بندے کو نہیں ہونا چاہیے سنبل۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی جا رہی تھی اور میرا دل ایک امید سے بھرتا جا رہا تھا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، جاؤ اپنے گھر، اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہارا خاوند بھی تمہاری طرف لوٹ کر آ جائے گا اور وہ وقت جلد آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ پر امید کے سہارے میں اپنے گھر کی طرف جانے لگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے خودکشی کر کے اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہیں دی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔